अहमदाबाद सिलसिलेवार धमाकों के मामले में 38 कसूरवारों को फांसी की सजा सुनाई गई है, वहीं 11 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। खुसूसी अदालत ने फैसला सुनाया है। जमीयत उलमा सेशन कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करेगी। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद शहर में हुए सिलसिलेवार धमाकों में 50 से ज्यादा अफराद हलाक जबकि 200 से ज्यादा जख्मी हुए थे। अहमदाबाद बम धमाका मुकदमे का फैसला खुसूसी सेशन अदालत ने सुना दिया। एक जानिब जहां अदालत ने मुकदमे का सामना कर रहे 28 मुलजमीन को मुकदमे से बरी कर दिया था, वहीं अदालत ने 49 कसूरवारों की सजाओं का ऐलान किया। अदालत ने 38 मुलजमीन को फांसी और 11 मुलजमीन को ताहयात उम्र कैद की सजा सुना दी है। टोटल 38 एक्यूज को ऑनरेबल डेजिग्नेटेड जज फॉर बॉम्ब ब्लास्ट केसेस उन्होंने 38 एक्यूज को आज हैंगिंग किया है और 11 एक्यूज को लाइफ टाइम की सजा दी है। मगर प्रोसिक्यूशन का केस जो है वो ऑनरेबल कोर्ट ने माना है और इसके बाद में ये टोटल 38 एक्यूज को आज मृत्युदंड की सजा दी है। वो जो गुजर गए उनके वारसदारों को 1 लाख रुपया, जो जिसको गंभीर ईजा हुई थी उनको 50,000 रुपया और 25,000 रुपया जिसको सिंपल ईजा हुई थी उसको 25,000 रुपये का मुआवजा दिया है। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने अहमदाबाद सेशन कोर्ट के फैसले पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा है कि निचली अदालत का फैसला नाकाबिल यकीन है, जिनमें 49 लोगों में से 38 को फांसी और 11 को ताहयात उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। जमीयत उलमा हिंद इन सजाओं के खिलाफ हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। जमीयत उलमा हिंद मुलजमीन को फांसी के तख्ते से बचाने के लिए मुल्क के नामवर क्रिमिनल वकला की खिदमत हासिल करेगी और उनके मुकदमात मजबूती के साथ लड़ेगी। हमें पूरा यकीन है कि आला अदालत से इन नौजवानों को मुकम्मल इंसाफ मिलेगा। उन्होंने कहा कि ऐसे मुतअद्दिद मामले हैं जिनमें निचली अदालतों ने सजाएं दी, मगर जब वो मामले आला अदालत में गए तो मुकम्मल इंसाफ हुआ। इसकी एक बड़ी मिसाल अक्षरधाम मंदिर हमला मामला है, जिसमें निचली अदालत ने मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम समेत 3 अफराद को फांसी और 4 लोगों को उम्र कैद की सजा दी थी। यहाँ तक कि गुजरात हाई कोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा था, लेकिन जमीयत उलमा हिंद की कानूनी इमदाद के नतीजे में जब ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में गया तो ये सारे लोग न सिर्फ बाइज्जत बरी हुए बल्कि बेगुनाहों को दहशतगर्दी के इल्जाम में फांसने पर अदालत ने गुजरात पुलिस की सख्त सरजनिश भी की। मौलाना अरशद मदनी ने मजीद कहा कि अक्सर बम धमाके जैसे संगीन मुकदमात में निचली अदालत सख्त फैसले देती है, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से मुलजमीन को राहत हासिल होती है और हमें उम्मीद है कि इस मुकदमे में भी मुलजमीन को हाई कोर्ट और अगर जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट से राहत हासिल होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। सुप्रीम कोर्ट की सरजनिश के बाद उत्तर प्रदेश हुकूमत के होश ठिकाने आए हैं। इसने शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज करने वालों पर सरकारी अमला को मुबैना नुकसान पहुंचाने की बाजियाबी से मुताल्लिक वसूली नोटिस वापस ले लिया। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने अदालत को बताया कि 274 एहतजाजियों के खिलाफ वसूली नोटिस को वापस लिया गया है। अदालत ने मजीद कहा कि इस मामले में कार्रवाई के दौरान कुर्क की गई जायदादें भी हुकूमत छोड़ दे। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश हुकूमत से कहा कि इस मामले में वो नए कानून के तहत कार्रवाई करे और ट्राइब्यूनल से रुजू करे। यूपी में सीए और एनआरसी के हिंसा के दौरान वसूली के नोटिस को वापस लेने के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में ये जानकारी दी कि उन्होंने सीए एनआरसी के हिंसा को लेकर 274 लोगों के खिलाफ जो नोटिस जारी किया था, उस जारी नोटिस को वापस ले लिया है और उनके खिलाफ जो केस बनाए गए थे उसको रद्द कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश सरकार से ये कहा कि वो न केवल नोटिसेस वापस लें बल्कि उन तमाम आरोपियों के द्वारा जो तमाम प्रॉपर्टी जब्त की गई है उन तमाम प्रॉपर्टी को भी वापस करे। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये कहा गया कि अभी सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई आदेश न जारी करे जिससे उन तमाम लोगों की जब्त प्रॉपर्टी को वापस किया जाए। दोनों लोगों को यानी कि दोनों पक्षों को, उत्तर प्रदेश सरकार और बचाव पक्षों को नए बनाए हुए ट्राइब्यूनल को अप्रोच करने की बात कही, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कहा गया कि जब नया कानून आ गया है तो उस नए कानून के तहत कार्रवाई की जाए।
पुराने कानून को अगर रद्द कर दिया गया है तो उस कानून के तहत उठाए गए सभी नियम को नहीं माना जाएगा। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि अगर इस समय ऐसा कोई आदेश जारी किया जाता है तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पर इसका असर पड़ेगा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यह आदेश सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और ऐसे में इस आदेश का असर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पर कैसे पड़ेगा। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में अपना अहम आदेश जारी करते हुए उन तमाम लोगों को राहत दी है जो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट आए थे। उन्होंने साफ तौर से यह कहा था कि सीए एनआरसी को लेकर जो तमाम नोटिस जारी किए जाएंगे उस तमाम नोटिसों को वापस लिया जाए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी राहत उन तमाम लोगों को दी है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी नोटिस को वापस लेने की मांग की थी। कैमरामैन कार्तिक के साथ सुशील पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। उधर मौलाना सैफ अब्बास ने इस मामले पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि हमें अदलिया पर यकीन था और हमें राहत मिली है। उन्होंने मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर उत्तर प्रदेश हुकूमत के कदम वापस लेने पर यह वाज़ेह हो गया कि एहतजाजियों के साथ ज्यादती हुई है। उन्होंने सवाल किया कि अब हुकूमत की तरफ से कौन माफी मांगेगा, जबकि ताहिरा हसन का कहना है कि ऐसे फैसलों से दस्तूर के तई लोगों का एतमाद बहाल होता है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने जुल्म का मुजाहरा किया था और नाजायज़ तरीके से यहाँ के उन लोगों के ऊपर के जो अपनी संविधान के तहत एहतजाज कर रहे थे और मुआवजे के नोटिस भेजे थे, सुप्रीम कोर्ट इसमें कई दफ़ा इस बात को कह चुका था और अभी पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट का बहुत सख्त तरीके से आर्डर आया था कि आप इसको वापस लें वरना मैं इसको जो हूँ रद्द कर दूंगा। मुझे मालूम है क्या करना है। मैं समझता हूँ आज जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसको वापस लिया है, चूंकि आज 18 तारीख है, आज लगा हुआ था वो, तो उससे पहले ही इन्होंने अपने कदमों को पीछे खींच लिया। अब यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आज इन्होंने जो अपने कदमों को वापस खींचा है, इसका मतलब जो इन्होंने अभी तक किया वो गलत था, ज्यादती थी। इसके लिए कौन माफी मांगेगा, इसके लिए कौन निदामत का इजहार करेगा, इसके लिए कौन शर्मिंदा होगा, ये बात जनता के सामने आ गई है कि एक प्रदेश का मुखिया किस तरीके से अपने प्रदेशवासियों पे अत्याचार कर रहा था। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड, सुप्रीम कोर्ट, जो उच्च अदालत है, उसकी एक बेंच जिसमें जस्टिस चंद्रचूड़ जी और सूर्यकांत जी हैं, उन्होंने जो एक पूरी तरह से एक सख्त लहजे में उत्तर प्रदेश सरकार से को कहा है कि वो जो उन्होंने सीए में नोटिसेस, रिकवरी की नोटिसेस जारी की थी, उसको तुरंत वापस ले लें, फौरन वापस ले लें, वरना कोर्ट उसको क्वैश कर देगा, क्योंकि ये लॉ के अगेंस्ट है। क्योंकि जाहिर उस पर बहुत से इनोसेंट लोग भी थे, बहुत से इतने गरीब लोग भी थे जो वहां पे थे भी नहीं, जिनके पास रिकवरी के लिए एक फूटी कौड़ी नहीं है। तो मुझे लगता है कोर्ट का ये डिसीजन आम जनता के हित में है और ये हमारे लोकतंत्र को मजबूत करता हुआ हमारे इंस्टीट्यूशन का ये जजमेंट है। आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में लाउड स्पीकर से अजान को लेकर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की मुहिम मालवा निमाड़ के बाद अब महाकौशल में भी पहुंच गई है। इंदौर में लाउड स्पीकर से होने वाली अजान के खिलाफ पहले मुहिम वकीलों के जरिए शुरू की गई थी। इसके बाद इस मुहिम में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कारकुनान भी शामिल हो गए। जबलपुर के गुमापुर थाने की 3 मसाजिद में लाउड स्पीकर से होने वाली अजान के खिलाफ बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कारकुनान ने न सिर्फ थाने के सामने एहतजाज किया, बल्कि मसाजिद से लाउड स्पीकर हटाए जाने के साथ मसाजिद के दस्तावेजात भी जांच करने की मांग की। मध्य प्रदेश के जबलपुर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कारकुनान के जरिए मसाजिद के लाउड स्पीकर बंद करवाने और मसाजिद का दस्तावेजात की जांच करवाने के मुतालबे पर एमपी जमीयत उलमा ने अपनी सख्त नाराजगी का इजहार किया है। जमीयत उलमा मध्य प्रदेश के सदर हाजी मोहम्मद हारून का कहना है कि मुस्लिम इदारों और मसाजिद के खिलाफ नाम निहाद तंजीमों की जहरफशानी कबूल नहीं की जा सकती। ये लोग न सिर्फ मुल्क के अमन व अमान के दुश्मन हैं, बल्कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के पैगाम सबका साथ सबका विकास को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं।
हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने MP जमीयत उलमा के सदर हाजी मोहम्मद हारून से खास बातचीत की। के बहाने पर लोग अपनी गुंडागिर्दी चमकाते हैं, तो यही सूरत हाल मैं समझता हूं कि कुछ गुंडा तत्वों ने नाम नेहाद दलों को, बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा कि वो बजरंग दल हो या विश्व हिंदू परिषद हो, उनके अंदर कुछ लोग ऐसे शरीक हो गए हैं जो इन दलों को भी बदनाम कर रहे हैं। एक तरफ तो भारत के जो है RSS के जो चीफ है वो सबको लेकर चलने की बात करते हैं, भारत के सब रहने वालों को साथ लेकर चलने की बात करते हैं और अच्छा मैसेज देने की बात करते हैं, प्यार मोहब्बत के माहौल की बात बनानी करते हैं, और उसी का रिएक्शन भी हमारी तरफ से भी पॉजिटिव आता है। हमारे सदर मोहतरम हज़रत मौलाना महमूद असद मदनी साहब वो भी सबको लेकर साथ चलने की बात करते हैं, सद्भावना की बात करते हैं, भारत के विकास की बात करते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ विदेशी ताकतें भारत की इस भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना चाहती हैं और विदेशी ताकतें इस छोट भैया नेताओं के जरिए से भारत को और भारत की एकता को खंड भंड करना चाहते हैं, भारत की एकता को तोड़ना चाहते हैं। कभी हिजाब की बात करते हैं, कभी अजान की बात करते हैं, कभी मदरसों की बात करते हैं। तो कोई मदरसा, कोई मंदिर, कोई मस्जिद, ये सब कानून के दायरे में होते हैं, कानून के जरिए बनाए जाते हैं और हर एक का रिकॉर्ड हर थाने में होता है। और मंदिर भी सैकड़ों हैं, मस्जिदें भी सैकड़ों हैं, मज़ारात भी सैकड़ों हैं। दस्तावेज की जांच करने की मांग की है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि वो तो यहाँ तक कह रहा है कि मस्जिदों में जुआ सट्टा सिखाया जाता है। अरे भाई, किसी मंदिर मस्जिद में जुआ सट्टा नहीं सिखाया जाता है। अगर जुआरी भी आएगा तो वो नमाजी बन जाएगा, वो छोड़ देगा बुराई को। इसी तरह लेकिन ऐसा लग रहा है कभी कोई नेता, कभी कोई साध्वी कुछ भी बोलने लगते हैं और बदनाम करने की बात करते हैं, तो न मुल्क बदनाम होगा, न मुसलमान बदनाम होंगे, न देश की सद्भावना टूटेगी। हम सब लोग हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई मिलकर रहते आए हैं, मिलकर रहेंगे। सिर्फ हाँ इतना ज़रूर कहूँगा कि भारत सरकार को और मध्य प्रदेश सरकार को ऐसे नाम नेहाद लोगों पे लगाम लगानी चाहिए और उन पे कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि ये खुद साख्ता जो पुलिस बने हुए हैं और हर वक्त गंदी संदी बातें करते रहते हैं, इन पर लगाम लगाएं। लावारिस लाशों के निगहबान पद्मश्री एजाज याफ्ता शरीफ चाचा गुज़िश्ता 2 माह से बीमार हैं। मोहम्मद शरीफ उर्फ शरीफ चाचा रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर के सबब जेर इलाज हैं। फैजाबाद से लखनऊ तक सरकारी अस्पतालों में इन्हें मुनासिब इलाज नहीं मिला। शरीफ चाचा के बेटे मोहम्मद अशरफ के मुताबिक इलाज तो बड़ी बात, सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने ठीक से इन्हें देखा भी नहीं। मजबूरी में प्राइवेट अस्पताल में रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन कराया गया, जिसमें 2.5 लाख रुपये से जायद खर्च आए, जिसकी वजह से कर्ज लेना पड़ा। सवाल ये उठ रहा है कि पद्मश्री एजाज याफ्ता शख्स का भी इलाज एक सरकारी अस्पताल में नहीं हो सकता है। फिलहाल शरीफ चाचा गोमती नगर वाक़े हेल्थ सिटी सेंटर में जेर इलाज हैं। वाज़ेह हो कि शरीफ चाचा ने अपने 25 सालों में बिला तफरीक मजहब व मिल्लत तकरीबन 25,000 लावारिस लाशों की आखिरी रसूमात अदा की हैं। उन्होंने मजहबी हम आहंगी का पैगाम दिया है। मुल्क की रियासत कर्नाटक और मध्य प्रदेश में जहां हिजाब को लेकर सियासत अपने शबाब पर है, वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बाहिजाब खवातीन के बड़े इज्तिमा का इनेकाद किया गया। भोपाल एमएलए आरिफ मसूद के जरिए भोपाल खानू गांव में बाहिजाब खवातीन के इज्तिमा का इनेकाद किया गया। बाहिजाब खवातीन के इज्तिमा में मुमताज उलमाए-ए-दीन ने शिरकत की और खवातीन की तालीम के साथ इनकी पाकदामनी पर जोर दिया। बाहिजाब खवातीन के इज्तिमा का इख्तिताम इज्तिमाई दुआ के साथ हुआ। इज्तिमाई दुआ मुमताज आलिम-ए-दीन मौलाना सज्जाद नोमानी ने कराई। मेहरबानी करके नफरतों को रोकने के लिए इंसानियत वाली चीजों को आगे बढ़ाइए। के तय्यबा पर और उनके रखे कदम पर चलने वाले तमाम प्रेडिक्शन है ये कि अल्लाह ये दुआ कर लीजिए, मेरा ये बच्चा, मेरे बच्चे सब इस्लाम के दाई और मुल्क में अमन इंसाफ के पैगंबर बन जाए, इस मुल्क में मजलूमों को उनका हक दिलाने वाले बन जाए। याद रखना, हम इस मुल्क की तरक्की चाहते हैं, इस मुल्क की हर पहलू से तरक्की चाहते हैं, इस मुल्क की इज्जत को रोजाना बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, इस मुल्क के हर शहरी को
चैन और सुकून से रहते हुए देखना चाहिए। ये हमारी दिली तमन्नाएं हैं और इसके लिए हमको दुआ भी करनी है और कोशिश भी करनी है। इस्लाम ने कहीं तरक्की को रोका नहीं है, लेकिन हाँ इस्लाम ने रोका है तो गंदगी को रोका है। अगर इस्लाम ने रोका है तो बेहयाई को रोका है। अगर इस्लाम ने रोका है तो वो चीजों को रोका है जिससे माशरा बिगड़ता हो। और हम माशरे में मुसलमान लड़कियों को ही नहीं सुधारना चाहते, हम इस मुल्क की एक एक बहन बरादरान वतन हिंदू बहन को भी चाहते हैं कि वो भी माशरे में सुधार रखे और हम चाहते हैं कि ये मुल्क तरक्की करे। हिजाब तनाज़े पर हिंदुवादी तंजीमों और भारतीय जनता पार्टी की जानिब से मुसलसल इश्तियाल बर्पा किए जाने की कोशिशें की जा रही हैं। आज भी अलीगढ़ भारतीय जनता पार्टी, युवा मोर्चा और दीगर हिंदुवादी तंजीमों से वाबस्ता अफराद एक एहतजाजी मुजाहरा किया। इन लोगों का कहना था कि मुल्क में यकसा सिविल कोड नाफिज होना चाहिए। आज हिजाब तो कल टोपी का मुतालबा। देखिए, ये एक प्रोटेस्ट ये था कि जो कर्नाटक से एक जो चिन्ह निकला है उसका हिजाब का, तो इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी संज्ञान लिया और ये आदेश दिया कि किसी भी हिंदुस्तान के अंदर किसी भी डिग्री कॉलेज में या किसी भी कॉलेज में कोई भी हिजाब पहनकर नहीं जाएगा। उसके बावजूद भी लोग ज़बरदस्ती हिजाब पहनकर आ रहे हैं। हमने उसी के खिलाफ ये ज्ञापन दिया है कि कहीं पर कोई इस तरीके का दोबारा बवाल ना हो जाए कि कोई हिजाब पहनकर आए और फिर भगवा पहनकर हम लोग आएँ और ये हिंदुस्तान का कोई माहौल ख़राब हो। इसलिए हमने डीएम साहिबा को एक शांतिपूर्वक एक ज्ञापन दिया है कि इस पर संज्ञान लेकर तुरंत कार्रवाई। ये भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा जनपद अलीगढ़ की शाखा ने देश में एक समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी महोदय को संबोधित। तो ज्ञापन जो है यथाशीघ्र आवश्यक कार्रवाई के लिए भिजवा दिया जाएगा। क्या मिली थी सर इनकी आपको? सूचना पुलिस के माध्यम से ही मिली थी। कुछ लोग जो है कलेक्ट्रेट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे एसपी सिटी साहब और सीओ साहब ने यहाँ रोककर ज्ञापन दिलवा दिया है। मांग क्या की गई है? देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की। थैंक यू सर। चलिए आगे बढ़ेंगे। कहते हैं कि एक बिहारी सब पर भारी। जी हां, बिहार के 22 साल के बल्लेबाज शकीबुल गनी ने रणजी ट्रॉफी के अपने पहले ही मैच में आलमी रिकॉर्ड बना डाला है। शकीबुल गनी ने मिजोरम के खिलाफ अपने पहले ही मैच में ट्रिपल सेंचुरी बनाकर यह कारनामा अंजाम दिया। अपनी इसी तारीखी इनिंग में शकीब ने 56 चौके और 2 छक्के लगाए। वाज़ेह है कि शकीबुल गनी मशरक़ी चंपारण से ताल्लुक रखते हैं। 2019 में विजय हजारे ट्रॉफी से उन्होंने अपने करियर को शुरू किया। गुज़िश्ता साल बीसीसीआई के ज़ेर एहतमाम इंडिया अंडर 23 वनडे टूर्नामेंट में पुडुचेरी के खिलाफ बिहार की तरफ से बैटिंग करते हुए गनी ने 139 गेंदों में 146 रन बनाकर एक सनसनी पैदा कर दी थी। शकीबुल गनी ओपनर हैं। कर्नल सीके नायडू क्रिकेट टूर्नामेंट में शकीबुल गनी ने सिक्किम के खिलाफ ट्रिपल सेंचुरी बनाकर अपनी बैटिंग का लोहा मनवाया। इस मैच में शकीबुल गनी ने 45 चौकों 3 छक्कों की मदद से 306 रन बनाए। शकीबुल गनी ने T20 का आगाज रवां साल जनवरी में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी से किया था। 21 फरवरी के बाद खेले जा रहे विजय हजारे ट्रॉफी में 21 साला धमाका खेज बल्लेबाज शकीब ने बिहार की टीम के लिए शानदार बल्लेबाजी की। कोलकाता में हुए रणजी ट्रॉफी में शकीबुल गनी ने नाम ऊंचा किया है, बिहार का नाम रोशन किया है और वह मोतिहारी का रहने वाला लड़का है जो कोलकाता में आज 300 से अधिक रन बना करके खेल को हल्केदार बनाया है। और हमारे साथ मोतिहारी में शकीबुल गनी के परिवार के लोग हैं। हमारी उनके साथ उनकी माँ है जिनसे हम जानते हैं कि कैसा था वह परिवार में और कैसा उसका व्यवहार रहता है। हम लोग बहुत खुश थे, इसीलिए उसका भाई भी खेला था, स्टेट खेला हुआ है और उस सब खेल के बारे में हमको बताया तो हम खेलेगा। पढ़ाई लिखाई भी करता था, खेलता आगे बढ़ा। शुरू से आपका मन था कि? हाँ, शुरू से हम लोग के खेल में बहुत, हम 400 बच्चे हैं, चारों को हम लोग खिलाते हैं। कैसे बढ़ा उसका हौसला? तो खेल रहा था, बोलता था कि पापा खेलेंगे हम, ये चीज घट रहा है, हमें जाओ खेल कर आओ, खेलो अपना अच्छा से खेलना। अपने भाई के साथ जाता था, खेलता था। फैसल गनी और इनसे जानते हैं कैसा रहा खिलाड़ी और शुरू से, और आगे और क्या कर रहा है? शुरू से मेहनती प्लेयर था, कुछ सोचता था आगे खेलने का, बड़ा बनने का। आज थोड़ा सा मुकाम मिला भी और बाकी है हासिल करना। क्या चाहते हैं, कितना आगे बढ़े?
जितना आगे बढ़ सके, जितना रन बनाए, आगे चलते रहे, खेलते रहे। इससे पहले भी कहीं कोई खेल में कहीं कुछ? हाँ, इससे पहले भी वो बिहार की तरफ से 13 सेंचुरी बना चुका है, डबल सेंचुरी बनाया, सेंचुरी बनाया। मोतिहारी खेल की दुनिया में एक नाम रोशन करते जा रहा है और यह खेल आगे बढ़े, यह पूरे परिवार की ही नहीं, पूरे चंपारण वासियों की का यह सोच है। मुकेश सिन्हा, न्यूज 18 मोतिहारी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कोरोना की पहली लहर के वक्त से तकरीबन गुज़िश्ता 2 सालों से बंद चल रही थी। यूनिवर्सिटी खोलने को लेकर कई बार मुतालबात भी किए गए, लेकिन अब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की जानिब से मिली हिदायत के बाद एमयू इंतजामिया ने यूनिवर्सिटी को सिलसिलेवार खोलने का ऐलान कर दिया है। नायब अफसर राब्ता आमा ज़ीशान अहमद ने तफसील बताते हुए कहा कि एमयू की मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी 1 मार्च से रिसर्च के तलबा और तालिबात के लिए खोली जाएगी। इसी तरह 7 मार्च को रिसर्च स्कॉलर्स के लिए शोबाजात और 15 मार्च को पोस्ट ग्रेजुएशन के 4थे सेमेस्टर के तलबा शोबाजात में जाकर तालीम हासिल कर सकेंगे। 1 मार्च को पहले फेज़ में लाइब्रेरी खुलेगी, लेकिन फ़िलहाल इसमें सिर्फ जो रिसर्च स्कॉलर हैं उन्हें ही दाखिले की इजाज़त होगी। और उसके बाद फिर 3 मार्च से जो 10वीं जमात के जो तलबा हैं उनके लिए यूनिवर्सिटी को खोला जाएगा। और 3 मार्च के बाद 7 मार्च से जो रिसर्च स्कॉलर हैं उनको जो अपने के मुतालिक जो उनके डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ जो है जाकर रिसर्च करने, उन्हें काम और तहक़ीक़ करने की इजाज़त होगी। इसके अलावा 15 मार्च से जो पोस्ट ग्रेजुएट तालिब इल्म हैं उनको काम करने की उनके लिए ऑफलाइन क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट होंगी। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फ़िलहाल इतना ही। आदाब।